हम आपके सामने लाएंगे समाज के वो चेहरे जिनसे मिलती है हमको प्रेरणा, जो हमें जगाते भी हैं, बताते भी हैं कि हमको कैसे आगे बढ़ना, समाज में कैसे भागीदारी हो, ये भी हमको समझाते हैं। हम चाहते हैं एबी न्यूज आपको उन विभूतियों से हर सप्ताह देखना ना मत भूलिए हमारा विशेष कार्यक्रम शख्सियत। उस भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी सबसे बड़ी जंग है। मुंबई में जितनी भी सीटें हैं उनमें सब में राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। विजय शर्मा, 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 आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाज की दिशा और दशा बदलनी होती है तो विजय शर्मा जैसे लोग अपनी नई रास्ते नए मुकाम लेकर मैदान में उतरते हैं और तब समाज की नई दिशा बदलती है। आज हमारे स्टूडियो में विजय शर्मा, राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी, जिन्होंने अपने खून पसीने से खड़ा किया है, मुंबई नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अलग अलग महानगरों में, बल्कि कहा जाए तो कई राज्यों में इन्होंने उस पार्टी को खड़ा किया है। सबसे पहले जानते हैं हमसे कि क्या उनके लिए समझ में आया कि इस पार्टी का उद्देश्य क्या है और क्या इसका मकसद है। देखिए, राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी का निर्माण करने का प्रमुख उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं युवाओं को राजनीति में, जो बड़े दल हैं वो युवाओं को राजनीति में चांस नहीं देते हैं। और आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये सारे बड़े घर, जो रजवाड़ा है, जो बिजनेसमैन हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द ये पार्टियां घूमती हैं। तो राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी युवाओं को राजनीतिक मुख्य धारा में जोड़ने का एक सबसे बड़ा स्रोत है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय उत्तर भारतीय एक बहुत जल्दी राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और भारी मात्रा में युवा पार्टी की विचारधारा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे युवा जुड़ रहे हैं। शर्मा जी, क्यों आपसे जुड़ना चाहेगा? ऐसा पार्टी आप क्या कर रहे हैं जैसे पार्टी और पार्टी के और आपसे लोग जुड़े? देखिए, ऐसा है, पार्टी, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। पार्टी गरीबों के हित के लिए बात करती है। आप देखेंगे कि पूरे भारत में लोग अंग्रेजी भाषा को तो बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं। आप किसी से दो शब्द इंग्लिश में बोल दीजिए, वो आदमी आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है। और हमारी हिंदी को और हिंदी भाषा लोगों को, आप साउथ में कर्नाटका चले जाइए, जैसे जैसे आप साउथ जाते जाएंगे हिंदी को लोग, हिंदी भाषी को कुलसित निगाहों से देखते हैं। तो राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी माता हिंदी के स्वाभिमान के लिए, हिंदी भाषी के स्वाभिमान के लिए सदैव उतरती। अब आप बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की, ये पार्टियां हमारे उत्तर प्रदेश में पहुंच करके अलग तरीके की बात करती हैं। फिर वही नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी जब वाराणसी जाते हैं तो वहाँ दूसरे तरीके की लैंग्वेज यूज करते हैं। और वही लोग जब गुजरात आ जाते हैं तो फिर आपको तो मालूम है कि गुजरात में वो बोलते हैं कि मैं गुजराती हूँ, फिर उनके लिए हम लोग भैया हो जाते हैं। तो वो हम लोग सेकेंड पार्टी हो गए, दो चश्मे का आईना है। तो राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी यूपी में जैसा बोलती है वैसा ही महाराष्ट्र में बोलेगी, वैसा ही बंगाल में बोलेगी और वैसा ही कर्नाटका में बोलेगी। माना जाए कि आपकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं? बिल्कुल, नो डाउट। आने वाले समय में आपने मुंबई में अपना समर का बिगुल फूंका है मनपा चुनाव के लिए, किस तरह से तैयारी है? हमने आप मीडिया वाले लोगों के माध्यम से समाज को बताया कि जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के नागरिकों से जो अनुरोध किया, देश का हर नागरिक, हर धर्म, हर संप्रदाय, हर भाषा का नागरिक उसको माना
और प्रधानमंत्री जी को एक बहुत बड़ा सम्मान दिया। किस लिए दिया था? कि कोरोना में कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा मरेंगे नहीं। अब देखिए उत्तर प्रदेश में अभी पंचायत चुनाव कराए गए और आप देखेंगे जब फर्स्ट वेव आई थी तो उत्तर प्रदेश में ना कोरोना फैला था और ना कोरोना के कारण मौतें हुई थी। लेकिन जैसे ही वहां पे पंचायत चुनाव कराए गए वहां पे मां गंगा जमुना आप देखेंगे गवाह बन गई कि कितने सारे लोग मरे, कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई देश की। तो राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी राष्ट्र हित के लिए हम सारे चुनावों का बहिष्कार करेंगे। जब तक 100% वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है तब तक हम चुनाव में नहीं जाना चाहेंगे। तो क्या मनपा का ये चुनाव माना जाए कि अगर वैक्सीनेशन नहीं हो पाया तो आप मनपा का चुनाव नहीं लड़ेंगे आपकी पार्टी? देखिए ऐसा है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मनपा के चुनाव एटलीस्ट हमारे मुंबई में जब तक 100% वैक्सीनेशन नहीं होता है तब तक इलेक्शन कमीशन ना करवाए। उसको लेकर के अभी हम 15 तारीख को दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में हमारा जोर शोर से इलेक्शन कमीशन के सामने आंदोलन है। हम जो इलेक्शन कमिश्नर हैं मुख्य आयुक्त उनको हमने ऑलरेडी लेटर दिया है और हम उनको अभी भी लेटर देंगे कि जब तक 100% वैक्सीनेशन नहीं होता है नहीं कराना चाहिए इलेक्शन। ये तो मुंबई के मनपा चुनाव को और इलेक्शन की और राजनीतिक विचारधारा जी। अगर हम बात करें अपने उत्तर भारतीय समाज पार्टी की जी, तो अब आप मुंबई अन्य राज्यों के युवाओं से क्या अपेक्षा कर रहे हैं और क्या उनसे अपील? देखिए हम सबसे पहले आज आपको एक बहुत बड़ी बात आपके स्टूडियो में मैं बोल करके जा रहा हूँ, शायद कोई बोलेगा नहीं। हमारा जो उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर भारत है, वहाँ पर शिक्षा का ग्राफ बहुत ज़्यादा गिर चुका है। शिक्षा का ग्राफ शिक्षा माफियाओं ने नकल पद्धति के कारण शून्य स्तर पे ले जाके खड़ा कर दिया। आप खुद देखें कि हमारा जो एमए किया हुआ भाई है, पोस्ट ग्रेजुएट है, लॉयर है, वो आकर के यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। क्या ये कटु सत्य नहीं है? तो राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि अगर ए फॉर एप्पल बोलने वाले को अगर अंग्रेजी के आधार पे हमारे देश में नौकरी का आवंटन होता है, प्राइवेटीकरण लगातार बढ़ता जा रहा है। सारे जगह प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकारें बल दे रही हैं और आने वाले टाइम में इंग्लिश का भरमार होने वाला है, अंग्रेजी का। आप देखेंगे कि अंग्रेजी भाषियों को हिंदी भाषियों की अपेक्षा ज़्यादा पैसे मिलते हैं। हमारा जो हिंदी भाषी बच्चा है वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, 12 घंटे खड़ा रहता है, उसके बाद उसको 15,000 रुपये मिलता है। वही 10वीं पास कर्नाटका का बच्चा वो यहाँ पर आता है तो उसको 50,000 रुपये सैलरी मिलती है, ऐसी में रहता है। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप है शिक्षा का, इसके लिए मुझे बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है और ये हम अपने उत्तर भारतीयों को सम्मान दिला करके रहेंगे। अंग्रेजी हिंदी का मुद्दा तो इस तरह का नहीं बनाना चाह रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं सिर्फ माता हिंदी को और माता संस्कृत को, देखिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हमारी देववाणी संस्कृत, आप सुनिए, हमारी देववाणी संस्कृत आज वो किस स्तर में जाकर के उसका क्या उत्तर है। क्या आप देखेंगे कि संस्कृत पढ़े लिखे लाखों लाख करोड़ों हमारे बच्चे, युवा बच्चे जिन्होंने संस्कृत से एमए कर रखा है, आज उनके लिए कोई नौकरियां नहीं है। संस्कृत के लिए कोई काम सरकार नहीं कर रही है। हमने उत्तर प्रदेश में लगातार आदित्यनाथ योगी जी को कई बार बोला कि देखिए आप जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं एटलीस्ट आप हमारे लोगों के लिए इतना तो कर दीजिए कि वहां पे एक अनुवादक की ही नौकरी का चांस दे दीजिए। मैं देखिए किसी धर्म की बात नहीं करता हूं। मुलायम सिंह यादव ने जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने उर्दू के लिए उर्दू अनुवादक की जगह लाए थे वो। तो मैं चाहता हूं कि कहीं ना कहीं संस्कृत माता संस्कृत को और संस्कृत भाषियों को सम्मान मिले। तो मैं कौन सा गलत कर रहा हूं आप बताइए? मैं तो रोजगार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। तो अगर सही मायनों में देखा जाए तो वर्तमान परिवेश में राजनीति का एक ऐसा माहौल, अगर पत्ता भी अगर लोग हिलाना चाहें तो लोग मुश्किल पैदा कर देते हैं। ऐसे में आप कैसे मानते हैं कि राजनीति में आप और आपकी पार्टी सफल हो सके? देखिए ऐसा है कि हर व्यक्ति अकेले ही चलता है। महात्मा गांधी जी अहिंसा परमो धर्म का उद्देश्य लेकर अकेले चले थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उन्होंने एक
समाज को अच्छी दिशा दिखाने के लिए अकेले ही चले थे। हमारे बहुत सारे महापुरुष हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने आप देखेंगे कि लोगों को बताया कि ईमानदारी क्या चीज़ होती है। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अकेले ही सफ़र तय किया है। तो अकेले चलते हैं लेकिन कारवा बनता जाता है, नियत अच्छी होनी चाहिए। देखिए, आप कोई भी काम करते हैं, अगर आप राजनीति करते हैं और आपकी नियत अच्छी नहीं है तो आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। डजंट नो। अगर आपकी नियत अच्छी है, आप अच्छे नियत से समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो वो फिर ऊपर वाला आपके साथ है। शर्मा जी, वर्तमान समय में जी, अगर सही मायनों में देखा जाए तो सरकार अगर किसी की भी रहे हो, महंगाई बढ़ती रही है, लेकिन वर्तमान परिवेश में महंगाई का बहुत तेजी, गैस सिलेंडर हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, और उससे काफ़ी कुछ बदलाव हिंदुस्तान में महंगाई के रूप में देखने को मिला। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, महंगाई को लेकर के आप 7 सालों में जो महंगाई का ग्राफ है वो 50% ऊपर हो गया है। आज आप देखेंगे कि डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार देश में बढ़ रहे हैं। इस पे सरकार को आत्ममंथन करने की जरूरत है। देखिए, राजनीति में पक्ष विपक्ष के ऊपर एलिगेशन लगाता है और एलिगेशन लगा करके उस पे अपने राजनीतिक रोटियां सेकता है। अब आप देखेंगे जो पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, तेल है खाने का, ये सब कहीं ना कहीं सरकार और कंपनियों के लिए दुधारू गाय हैं। इनको दुधारू गाय के रूप में हर सरकार यूज करती है। तो हमारी जो वर्तमान सरकार है, एनडीए की जो सरकार है इस समय, उसको चाहिए कि इसको जो है जल्द से जल्द इसके लिए एक बहुत बड़ा मापदंड बनाना होगा और उसके तहत इनको ला करके डीजल और पेट्रोल के दाम अतिशीघ्र सस्ते करने होंगे। अब मैं आपको बताता हूं, डीजल और पेट्रोल में जो टैक्स की भूमिका होती है वो हमारे देश में, भारत में बहुत ज़्यादा है। 70% टैक्स है, 30% डीजल और पेट्रोल के दाम है। अगर 100 रुपये है तो 100 रुपये में आप मान करके चलिए कि 40 रुपये वो केंद्र का टैक्स है और 20 रुपये राज्य का टैक्स है। इसमें कहीं ना कहीं इसको टैक्स कम करना पड़ेगा। और कोई भी सरकार कम करना नहीं चाहती। और कोई भी सरकार नहीं, किस लिए कम करना नहीं चाहती है, उसका सबसे बड़ा रीजन भी है कि मैंने आपको बताया ना कि भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जड़ है। कैसे मिलेगा उनको? चुनाव 100-100 करोड़ों में खरीदते हैं, एमपी एमएलए खरीदे जाते हैं। राज्यसभा क्या चीज़ है? मैं आज आपसे खुल करके बोलता हूँ, राज्यसभा किसने बनाई थी? अंग्रेजों ने बनाई थी। ये राज्यसभा और लोकसभा किसने बनाई? अंग्रेजों ने बनाई। अब एक चीज़ बताइए, जब हमारे देश में लोकसभा है तो राज्यसभा की होने की क्या जरूरत है? बस केवल एक कागज के टुकड़े के लिए आप राज्यसभा आपने बना रखा है। राज्यसभा को भंग करना चाहिए। और ये जितने भी नेता हैं, जितने भी एमपी हैं, एमएलए हैं, इनको बिल्कुल किसी भी स्थिति में इनको पेंशन नहीं देना चाहिए। मैं इसका सख्त विरोधी हूँ। एक सवाल उठता है जी, जब विजय शर्मा जैसे लोग अच्छे जब मैदान में आते हैं जी, तो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और उस समय विजय शर्मा जब उनके सामने जब चुनौतियां आएंगी तो किस तरह से मुकाबला? अगर आप व्यक्तिगत विजय शर्मा और राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी की बात करेंगे, मुझे मालूम है कि जो राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी है, हमारे बहुत सारे उत्तर भारतीय संगठन हैं। मुंबई में लगभग 40 से 45 उत्तर भारतीय संगठन होंगे। और मैं एक चीज बहुत याद जिम्मेदारी के साथ आपके पास कह करके जा रहा हूं। देखिए, अपने तो अपने होते हैं। मैं आज बहुत स्पष्ट तौर पे कोई इफ बट लगा करके नहीं जा रहा हूं। अपने तो अपने होते हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। मुझे कितना भी मुसीबतों का सामना करना पड़े, जब तक मैं अपने लोगों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उनका व्यापार, उसके लिए हमेशा लड़ाई लड़ता रहूंगा। मुंबई में आज उत्तर भारतीयों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, व्यापार करने को मिलता नहीं है। और मैंने एक चीज देखा है, मैं आरोप नहीं लगाता हूं, कहीं ना कहीं मुंबई का जो तंत्र है, यहां की जो गवर्नमेंट है, यहां का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो कहीं ना कहीं नहीं चाहता कि उत्तर भारतीय यहां पर फले और फूले। इसीलिए आप देखेंगे कि भाषा के आधार पे हम लोगों को बहुत सारा अपमान झेलना पड़ता है। वो चाहे हम कर्नाटका में जाते हैं, वहां भी हम लोगों के साथ यही है, या तो इंग्लिश बोले या तो कन्नड़। और यहां पर भी ऐसा लगा दिया जाता है कि नहीं, ये अगर मराठी आती है तो ठीक है, नहीं तो आपको असेंबली में भी नहीं जगह मिलेगी, आप कहीं पर बीएमसी में जाएंगे। आज देखिए, मैं मराठी भाषा का सम्मान करता हूं, लेकिन
हिंदी भाषा का भी मैं चाहता हूं कि लोग हमारे भाषा का भी सम्मान करें, सम्मान करें। राष्ट्रभाषा है हिंदी, इसका भी सम्मान होना चाहिए। आज स्पष्ट बता करके आपको जा रहा हूं, उत्तर भारतीय जो नेता हैं, जो अपने आप को बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा नेता हूं, वो नेता नहीं है, वो पैर की जूतियां हैं। कभी भी उनको उतार करके फेंक दिया जाएगा। लेकिन विजय शर्मा, राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी ना किसी पैर की जूती है, ना चप्पल है, अपना दल है, अपनी विचारधारा है। और जैसे जैसे मैंने तो सबको खुला मंच दिया, मैंने लोगों को बोला, मैं लोगों के पास जाता हूं, लोगों को बोलता हूं कि आप आइए। जितने बड़े नेता उत्तर भारतीय नेता हैं उनको मैं बोलता हूं कि आप आइए, राजनीति करिए, आप हिस्सेदार हैं। यहां पे आपकी पॉपुलेशन 40% है, आप क्यों किसी के पैर की जूता बन रहे हैं? आप स्वयं मुख्य धारा की राजनीति करिए। क्या मैं गलत बोल रहा हूं बताइए? अंत में चलते चलते एक बात अवश्य अनुरोध करूंगा जी। कि अपने उत्तर भारतीय समाज से क्या अपेक्षा और क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उत्तर भारतीय समाज के जितने हमारे लोग हैं उनसे बहुत विनम्रता से एक अनुरोध करता हूं कि आप कहीं पर भी हो, मुंबई आपकी मातृभूमि है, यहां पर आइए, अमन चैन के साथ यहां पर रहिए, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, भयमुक्त होकर के रहिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए और यहां आकर के आप कहीं ना कहीं राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी के साथ जुड़ें। विजय, देखिए, राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी कोई विजय शर्मा की एक बपौती नहीं है, ये एक संस्था है। आज मैं हूं, 5 साल के बाद इलेक्शन होंगे, कोई और होगा। आप समझिए मेरी बात, पार्टी एक विचारधारा होती है, किसी की संपत्ति नहीं है। तो राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी मेरी संपत्ति नहीं है, ये लगभग 55-60 करोड़ लोगों की संपत्ति है। और जो हमने इसको बनाया है, सब लोगों ने मेहनत से ज्यादा लोग जुड़े विचारधारा के साथ और पार्टी के संगठन को मजबूत करते हुए अपना जनाधार बढ़ाएं। ये थे विजय शर्मा। किसी ने ठीक ही कहा है कि घर से चला था अकेला, लोग राह में मिलते गए और धीरे धीरे कारवां बन गया। विजय शर्मा जी का उद्देश्य राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी मात्र उनकी पार्टी नहीं, बल्कि हर उस शख्स की पार्टी है जो इसमें अपने दिल से जुड़कर कार्य करना चाहता है। उनके लिए केवल इतनी ही शुभकामनाएं ही देता हूँ कि रोशनी खुद ही मिटा देती है अंधेरी का वजूद, तुम चिराग जलाओ तो सही। नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक, एबी न्यूज़ के लिए।